ओके एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। कई जब बहुत बच्चों ने जो भी अच्छा रिज़ल्ट है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि रिज़ल्ट जिनका भी जैसा है अच्छा है, उसे अब कुछ एनालाइज नहीं करना है कि ऐसा है वैसा है उसका ऐसा है। हमें जो आगे के जो हमारे सेशन हैं उसकी हमें ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस को सही तरीके से किया जाए, ताकि हमें जो हमारे रिज़ल्ट हैं उसके बेसिस पर जो बेस्ट कोर्सेस हैं और जो बेस्ट कॉलेज है वो हमें मिले। तो सबसे पहले तो आप सब लोग जितना भी जगह पे अलग अलग वीडियोस में और कई लोगों से आप डिस्कस कर रहे होंगे कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। इस बार एक जो अंतर हुआ है कि सीयूईटी ने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में एनटीए ने सीयूईटी की परसेंटाइल दी थी, इस बार आपके स्कोर कार्ड में परसेंटाइल नहीं है, सिर्फ मार्क्स दिया हुआ है। बेसिकली इस बार ऐसा किया गया है कि हर यूनिवर्सिटी सीयूईटी अपना रिज़ल्ट जो आपका रिज़ल्ट है वो सारे यूनिवर्सिटी जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी हैं अप्रॉक्स 300 यूनिवर्सिटीज़ उनको ये रिज़ल्ट शेयर करेगी और वो लोग अपने कोर्स वाइज जो है आपका मेरिट निकालेंगे, है ना, जो जिसमें आप अप्लाई करोगे। तो आज की सेशन को आसान रखते हैं। 2-3 ऑब्जेक्टिव है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप सब लोग अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करें और आपके स्कोर कार्ड जो है उस स्कोर कार्ड में आपके किस सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं और किस किस कोर्सेज के लिए आपको भरने हैं, है ना, उसके बेसिस पे हम लोग आगे की काउंसलिंग प्रोसेस जो करेंगे उसके बारे में आज हमें बात करना है। स्कोर कार्ड को पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा स्कोर कार्ड है उसमें क्या क्या तरह की चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले आपने जितने भी सब्जेक्ट्स आपने लिए थे, आपने जो जो सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया है सीयूईटी में, उन सभी सब्जेक्ट्स के फुल मार्क्स हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में 200 मार्क्स है फुल मार्क्स और जनरल टेस्ट में 250 मार्क्स है। और आपने उसमें आपको कितने मार्क्स आए उसके बारे में आपको दिया गया है। तो परसेंटाइल को कैसे समझे, है ना। अगर आपके सपोज दैट एक सब्जेक्ट है लेट्स से इंग्लिश, और इंग्लिश सब्जेक्ट्स में आपके जो मार्क्स आए हैं, सपोज दैट कि किसी बच्चे ने इंग्लिश सब्जेक्ट्स में 180 स्कोर किया या 160 स्कोर किया या 200 स्कोर किया, है ना। तो कैसे समझे कि अगर हमने 180 लाया है तो हमारा क्या परसेंटाइल होना चाहिए, मतलब और बच्चों से हम कहाँ हैं। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में अभी आपके माइंड में यही चीज़ें चल रही होंगी कि जो दूसरे बच्चे हैं वो कितने मार्क्स लाए हैं और हमारी पोजीशन क्या है उनके रिस्पेक्ट में। तो बहुत सारे जो हैं आपको इस तरह से अभी लोग बता रहे होंगे कि अगर आपका इतना मार्क्स है तो ये आपका परसेंटाइल होगा, ये स्कोर होगा। मैं कहता हूँ आप इन सभी चीज़ों को भूल जाएं और हमें पूरा का पूरा जो है काउंसलिंग प्रोसेस पे डीयू की और जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं उसके काउंसलिंग प्रोसेस पे ध्यान देना है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे सीयूईटी ने खुद ही बताया है कि किस सब्जेक्ट्स में कितने 100 परसेंटाइल वाले, दैट मीन्स कि 100% मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, और उसके अनुसार से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का पेपर रहा होगा और एवरेज स्कोर क्या रहा होगा स्टूडेंट का। तो पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं जो हमारा एक आज सीयूईटी का जो हमारा नोटिस आया है, मतलब रिजल्ट आया है, तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सीयूईटी के जो स्कोर कार्ड हैं, है ना, उस स्कोर कार्ड के बारे में एनटीए ने एक जो हमें नोटिस दिया है कि इसके बारे में आपको सभी चीज़ें कि कितने स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए, कि किस सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट्स थे। तो इस पीडीएफ की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सिर्फ उसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे वो इम्पॉर्टेंट है और क्या उसमें हमें समझना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो आपको ध्यान होगा कि आपके जितने भी पेपर हुए हैं सभी जो हैं स्टार्टिंग में ज़्यादातर पेपर जो हैं वो पेन एंड पेपर मोड में हुए हैं। और फर्स्ट डे की जो एग्ज़ाम थी, फर्स्ट डे की 15th वाली जो एग्ज़ाम थी वो दिल्ली सेंटर में कैंसिल हो गई थी और वह एग्ज़ाम 29 मई को हुई थी और यह भी पेन एंड पेपर मोड में हुआ था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी है कि एक तो दो तरह के क्वेश्चन हो गए। 15th के एग्ज़ाम में जो जो सब्जेक्ट्स थे उनका फिर से एक दूसरा क्वेश्चन बना होगा। उसके बाद रीटेस्ट हुआ था 19 जुलाई को, जिसमें कुछ बच्चे, बहुत सारे कंप्लेन आए थे कई सेंटर पे जो है वो क्वेश्चन पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया
या समय से पहले ले लिया गया, गलत क्वेश्चन पेपर दे दिए गए, तो उसके लिए एनटीए ने जिन जिन बच्चों ने अपना ईमेल भेजा था, मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला था कि आप ईमेल कर दीजिए कि हमारे सेंटर पे मेरे साथ मुझे 15 मिनट्स ही टाइम मिले या मुझे गलत पेपर मिल गया, तो उनको उनके लिए रीटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पर रीटेस्ट में भी तो 3 तरह के पेपर हो गए। नॉर्मलाइजेशन का क्या हुआ है नहीं बताया गया एनटीए के द्वारा कि एनटीए ने अभी जो मार्क्स दिए हैं वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है या नहीं, ये कहीं पे भी क्लियर नहीं है। जो रीटेस्ट हुआ है उसमें ऐसे भी बहुत ही कम कैंडिडेट अपीयर हो पाए हैं। अगर आप देखो तो रीटेस्ट के लिए सिर्फ 1200 अप्रॉक्स 1200 स्टूडेंट्स ने रीटेस्ट के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से अप्रॉक्स 300 स्टूडेंट ही अपीयर हुए हैं एग्जाम में। फिर जो बेसिक जानकारी है कि कितने शिफ्ट में हुआ और कितने दिन का टाइम था, आई थिंक ये सब हमारे लिए अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन लोगों ने जो उनके रिस्पॉन्स शीट पे जिन लोगों ने चैलेंज किया था आंसर की को, उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो है बताई गई है। और लगभग 13.5 लाख से स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा था। आगे चलते हैं और जो हमारे काम की चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पर इस स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं कि एनटीए ने खुद ही बताया है कि किस सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था कि वो इंग्लिश का पेपर देंगे, और लगभग 8,22,000 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इंग्लिश का पेपर लिखा है। सो इंग्लिश की जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज वाले पेपर में, और इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज वाली पेपर में अगर आपके 1 नंबर भी आगे या पीछे हैं तो उससे आपके रैंकिंग में उस सब्जेक्ट्स की जो उस इंग्लिश की जो परसेंटाइल है उसमें ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट्स जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स देंगे उसमें 1 मार्क्स के अंतर से परसेंटाइल का उतना ही ज़्यादा अंतर होगा। फिर ऐसे ही जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए उनके बारे में दिया गया है। अब हम लोग अपने सबसे लास्ट में यहाँ पर जो चलते हैं, जिस जगह पर हमें ध्यान रखना है कि ये वाली स्लाइड जो है, दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्या बताया गया है कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसमें जितने भी टोटल 8.22 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए, और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने 200 में 200 स्कोर किया। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने 200 में 200 स्कोर किया। 1683 कैंडिडेट्स ने 100% स्कोर किया है। तो डेफिनेटली इंग्लिश में जो है आपके अगर नंबर इंग्लिश में अगर आपको लेट्स से 180 मार्क्स है किसी का, तो उसकी रैंकिंग दूसरे सब्जेक्ट्स में अगर सेम मार्क्स है उससे ज़्यादा पीछे हो जाती, क्योंकि इंग्लिश में जो स्कोर है वो 100 का 100 स्कोर करने वाले कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो 200 स्कोर करने वाले इतने बच्चे हैं, तो 196 स्कोर करने वाले भी बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना। उसके बाद आपको और जो डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं, आपको पता है सीयूटी में बहुत सारे लैंग्वेज है ना, जिसमें बहुत ही कम कंपैरेटिवली बहुत ही कम बच्चे अपीयर होते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं अकाउंट्स की, है ना। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट्स है उसमें लगभग 1,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और 1,56,000 बच्चों अपीयर हुए, और इसमें 200 आउट ऑफ 200 लाने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 1135 है। अभी इस बार बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट्स में बहुत सारे बच्चों ने अच्छे स्कोर किए हैं। क्वेश्चन बहुत आसान था और बहुत कम समय में भी अच्छे क्वेश्चंस जो है स्कोर किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिजनेस स्टडी में 200 में आउट ऑफ 200 जिसने 200 स्कोर किया है, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या 8000 से थोड़ी ज़्यादा है। तो ओवरऑल आपको जो ये स्कोर है, चूंकि इस बार हमें सिर्फ आपको रॉ नंबर दिए गए हैं कि आपके 200 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं किस सब्जेक्ट्स में, तो एग्जैक्ट परसेंटाइल आपको नहीं दिया गया और ये यूनिवर्सिटी पे छोड़ा गया है कि वो अपनी मेरिट जो है आपके मार्क्स के अनुसार वो अपनी हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी मेरिट लिस्ट निकाले। तो जो सब्जेक्ट्स जितने आसान रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स अगर सपोज दैट आपको मैं मैथमेटिक्स के बारे में भी दिखाता हूं, बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि मैथ्स में उनके नंबर थोड़े कम आए हैं एक्सपेक्टेशन से। आप यहां पर देखिए मैथमेटिक्स में कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। जिनको नहीं दिख रहा हो मुझे बताएं, मैं थोड़ा इसको और जूम कर सकता हूं। मैथमेटिक्स में टोटल रफली लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अप्लाई किया था और लगभग
4 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए, इसमें 200 आउट ऑफ 200 लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या सिर्फ 5 है ना। और ये जो 5 होते हैं ये सब ऐसे ही अलग होते हैं, ये एक्सेप्शन वाले होते हैं, इनको कभी नहीं सोचना चाहिए, है ना। तो मैथ्स में ओवरऑल अगर आपके थोड़े मान लो 150, 140, 120 भी है तो अच्छा रैंक है ना। ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे नंबर इसमें कम है। अगर किसी ने 190 स्कोर किया है बिजनेस स्टडी में और 130 स्कोर किया है मैथमेटिक्स में, रफली अगर आप रैंकिंग देखोगे तो दोनों का लगभग इक्विवेलेंट होगा। तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स में आपको जो कैंडिडेट्स जिन्होंने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किया है, 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया है, इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी, है ना। और जिस पेपर में कम बच्चों ने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया है, अगर उसमें आपके थोड़े कम नंबर भी है तो भी अच्छा है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि अभी अब जितने भी आपके नंबर आए हैं वो सब अच्छा है, जो अपना होता है वो बढ़िया होता है ना। तो इसीलिए नंबर के बारे में अब बिल्कुल नहीं सोचना है। हम सभी का अब एकमात्र कोशिश होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई करें और काउंसलिंग प्रोसेस को सही तरीके से समझें और तब उसको करें। तो आई थिंक आपको अभी यहाँ तक में किसी को अगर किसी सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ पूछना है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जनरल टेस्ट के बारे में भी देखिए। जनरल टेस्ट में टोटल जो है आपको जनरल टेस्ट का भी यहाँ दिख रहा है ना, लगभग 8.34 लाख स्टूडेंट्स जो है जनरल टेस्ट का फॉर्म भरे, जिसमें से ऑलमोस्ट 7 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। और इसमें चूंकि एक क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था तो हाईएस्ट स्कोर वाज 244 और 244 स्कोर करने वाले सिर्फ एक स्टूडेंट हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जनरल टेस्ट में 250 में 240, 200 ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों का कंपैरेटिवली जितने बच्चों ने भरा है उसके रिस्पेक्ट में आप देखो तो एवरेज स्कोर जो है, जो अच्छा स्कोर काउंट किया जाएगा जनरल टेस्ट में, अगर आपका 160, 170 है तो भी वो बहुत अच्छा है। सो ऐसे आप सभी जो है सब्जेक्ट्स के स्कोर देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट्स में कितने, इससे आपको पता चलता है कि कंपटीशन का क्या लेवल है। अगर आप देखा जाए कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो किस डोमेन के बच्चे, मैथमेटिक्स साइंस डोमेन के लगभग 14 लाख जो हमारे टोटल स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, इसमें से साइंस और कॉमर्स के बच्चों की संख्या काफ़ी थी। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कि कितने, जैसे फिजिक्स में देखें अगर तो 114 स्टूडेंट्स ने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया। पॉलिटिकल साइंस में भी लगभग 5000 स्टूडेंट्स ने फुल स्कोर किया है। अब अगला जो हमारा, तो आई थिंक अब अगर किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, हम लोगों ने जो अभी बात की है, एनटीए ने जो डॉक्यूमेंट दिया है, जो रिजल्ट का नोटिस दिया कि कितने स्टूडेंट्स ने क्या दिया है, इससे हमें बस एक आइडिया यह मिल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट्स कितना डिफिकल्ट रहा होगा और किसके स्कोर जो हैं वो उसको किस लेवल तक उसमें हमारा अगर नंबर इतना है तो हमें क्या समझना चाहिए उसके स्कोर के बारे में। एक रिजल्ट का मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। लेट्स से यह एक रिजल्ट है हमारे स्टूडेंट्स का। इस जगह पर अगर आप देखिए कि जैसे इंग्लिश में 200 मार्क्स में 188 मार्क्स आए हैं। आपको मैंने बताया कि इंग्लिश में और बिजनेस स्टडी में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करने वाले कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया है। तो मैथमेटिक्स में अगर आपने, जैसे इस स्टूडेंट्स ने 138 स्कोर किए तो इनका बहुत अच्छा स्कोर है। तो अब आपको जो है इस तरह से समझना है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में 194 इज अच्छा है, ये काफ़ी बहुत बेहतर स्कोर है। और अगर आपके जो भी स्कोर हैं उसके बेसिस पे हम लोग को क्या करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, एक अक्सर एक क्वेरी रहता है कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं 600 या 800, लेट्स से आइडियली हम लोग 800 स्कोर को, फुल स्कोर जो है उसको काउंट करेंगे। दैट मीन्स 3 डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस इंग्लिश, तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स का आपको 800 मार्क्स होता है। अब यह कोर्स पर भी डिपेंड करता है। कुछ कोर्सेस हैं, मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी दिल्ली में जो अदर यूनिवर्सिटी है जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया या फिर जामिया हो गया, जिनका एडमिशन सीयूटी के स्कोर पर होगा, इन सभी की क्राइटेरिया अलग अलग है। डीयू में नॉर्मली, मैं आपको डीयू में बात कर रहा हूँ, बीए, बीकॉम और आपको बीएससी, ये तीनों जो कन्वेंशनल कोर्स हैं,
इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस एक लैंग्वेज, तो इंग्लिश को मानते हैं। दैट मीन्स कि 800 आपका टोटल स्कोर है, उसमें से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और किस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ और ध्यान बताना चाहूँगा, हर किसी को जिसने भी CUT का एग्ज़ाम दिया, आप सब लोगों को काउंसलिंग करनी चाहिए। काउंसलिंग के जो प्रोसेस हैं, आपको पता है कि DU की CSAS फॉर्म जो है इसके 3 स्टेज हैं, है ना। CSAS फॉर्म का पहला स्टेज जो है वो रजिस्ट्रेशन का स्टेज है, और आई थिंक मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था, तो आप में से ज़्यादातर बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा होगा। दूसरा जो इसका फेज है, यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग का ध्यान रखिए, अब चॉइस फिलिंग कैसे करना है इसके बारे में मैं और भी सेशन लूँगा। इससे पहले, रिजल्ट आने से पहले भी हम लोगों ने एक सेशन लिया था जिसमें आपको DU के कॉलेजेज की मैंने लिस्ट दी थी, है ना। अभी हमें क्या करना है, उन कॉलेज के लिस्ट और कोर्स के लिस्ट दोनों को मर्ज करना है। मैं आपको बताऊं, काउंसलिंग प्रोसेस से ऐसा नहीं घबराना है कि काउंसलिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेंदी है, बट मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो 2 चीज़ें ध्यान रखना है जब भी आप किसी आफ्टर 12th आप जब कुछ कोर्स करना चाहते हैं। 2 चीज़ें कि मुझे क्या पढ़ना है और किस कॉलेज में पढ़ना है, और हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। मैंने अपने पिछले सेशन में ही बताया था कि DU के जितने भी कॉलेजेज हैं उसको हम लोग 15-15 के ग्रुप में हम लोगों ने डिवाइड किया था। टॉप 15 कॉलेज, फिर उसके बाद दूसरे सेक्शन में जो 15 कॉलेज हैं, और मैंने इसके लिस्ट आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, मैं फिर शेयर करूंगा। कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज में 2-3 तरह के कोर्सेज हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, कॉलेज का मैंने आपको लिस्ट दिया है और आगे भी कॉलेज की लिस्ट दूंगा, जिसमें आपको जो नेशनल रैंकिंग है कॉलेज का, और बेस्ड ऑन उनकी एकेडमिक्स कितनी अच्छी है, फैकल्टी कितने अच्छे हैं, प्लेसमेंट का क्या स्थिति है, उसके बेसिस पे जो रैंकिंग है वह रैंकिंग कॉलेज का तो हमें चाहिए। कोर्सेज के बारे में बात करें तो कोर्सेज में बीकॉम की अगर मैं बात करूं तो बीकॉम में 2 तरह के कोर्सेज, एक ऑनर्स का कोर्स होता है और एक बीकॉम प्रोग्राम होता है। तो सवाल ये है कि आपको कौन सा पहले भरना चाहिए। डेफिनेटली पहले आप ऑनर्स भरेंगे और उसके बाद प्रोग्राम भरेंगे। कभी भी अगर आपको बीकॉम प्रोग्राम किसी अच्छे कॉलेज में मिल रहा है या फिर BA प्रोग्राम मिल रहा है, जो लोग BA में इंटरेस्टेड हैं, है ना, अगर आपको BA प्रोग्राम भी किसी अच्छे कॉलेज में मिल रहा है, ऑनर्स नहीं मिल रहा है, तो भी हम प्रोग्राम को लेंगे, है ना। BA प्रोग्राम और ऑनर्स में ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊं आपके करियर में 2 चीज़ें हैं, किस जगह से पढ़े हो और क्या पढ़े हो। इसमें सबसे बड़ा अगर रोल कुछ निभाएगा, सबसे बड़ा रोल किसी का है तो वो है किस जगह से पढ़े हो, है ना। तो आपको BA प्रोग्राम जो है इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन हैं, है ना। उसके बेसिस पर आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। अभी मैं सिर्फ DU की बात कर रहा हूँ। DU में इसके अलावा आपको देखोगे जैसे BBA का कोर्स है जिसे FIA कहते हैं, उसके बाद BBE है और BMS है। अगर प्रोफेशनल कोर्सेज, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं, फाइन आर्ट्स के कोर्स हैं, जर्नलिज्म का कोर्स है। तो आपको, जब हमने पिछली सेशन आपको किया था, आई थिंक काफ़ी दिन हो गया, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आप इतने दिन में जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप एक्सप्लोर करो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो मेरे इंटरेस्ट का है, जिस कोर्स को मुझे भरने हैं। और आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है ये आपने किया होगा। आप कुछ अपने कोर्सेज के लिस्ट बना रखे होंगे कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, इन फ्यूचर मुझे मेरे इंटरेस्ट का क्या फील्ड है। फिर इन कोर्सेज के अलावा भी बहुत तरह के कोर्सेज हैं DU में। DU के अलावा अगर बात करें, दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी में आपका CUT के बेसिस पे एडमिशन होगा, वो एक तो है अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसकी रजिस्ट्रेशन भी पहले से ही स्टार्ट है, और अब इसकी जो CUT स्कोर के आने के बाद आपको स्कोर कार्ड अपलोड करना है, और फिर इसमें भी आपको इसकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपको करनी है। तो DU CSAS के अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कर सकते हैं, जामिया का कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। जो यूनिवर्सिटी हैं, अगर आपको भरना है फॉर्म, आप अपने घर में डिस्कस करिए। अगर आपको भरना है तो आप जल्दी से जल्दी भरें, क्योंकि इन सब की अब स्कोर आने के बाद इन सब की रजिस्ट्रेशन की डेट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होगी, ठीक है। और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया है, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए
जो आपको DTU है ना, इवन DTU में BBA का भी कोर्स है ना, जिन लोगों ने BBA के लिए DTU को अप्लाई किया था उनके भी जो है अभी उसमें रिजल्ट आने के बाद अब वो अपनी मेरिट लिस्ट निकालेंगे। तो ये सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग पहले आगे के सेशन को कंटिन्यू करने से पहले जो भी आप सब लोगों का जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे एक एक करके बताइए। आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं कि सर मुझे मैंने ये सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया था, आपको अपने मार्क्स बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पूछना चाहें कि इस सब्जेक्ट्स में मैंने पेपर दिया है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सा कोर्सेस हैं, आप पूछिए, है ना। आप घबराइए नहीं, यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा, बहुत कम लोग ही हैं हम लोग, सब क्लोज्ड ग्रुप। अभी आपने जो जो कोर्सेज CUET में फॉर्म भरते टाइम पे आपने फिल किया था, आपको उन सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग काउंसलिंग फॉर्म होते वो आपको फिल करना है। जैसे आपने DU का फिल किया था, आपको DU की CSAS की फॉर्म फिर से फिल करनी है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी CUET के फॉर्म से वो खुद ब खुद उसको रिट्रीव कर लेता है, बट बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपसे फिर से पूछे जाते हैं। और इस बार जब आप भरोगे तो आपने जिन जिन कोर्सेज के लिए आपने CUET में भरा था, उसके अलावा भी अगर आपको कोई कोर्स भरना है तो आप भर सकते हैं। जो कोर्स आपने CUET के फॉर्म में भरा था, अगर आपको वो कोर्स अब नहीं करना है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो आपने जितने यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे थे CUET में या फिर नहीं भी भरे थे, आप उनकी काउंसलिंग करिए, और जो भी आपके रिजल्ट हैं उसके बेसिस पे वो लोग, अब ज़्यादा दिन का टाइम नहीं होगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि DU की CSAS, अम्बेडकर और जो भी यूनिवर्सिटी आपने भरा है या जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उसके चॉइसेस आप आज से ही भरना शुरू करें। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिलेगा, हार्डली आई थिंक कि 5 दिन या 7 दिन का मैक्सिमम टाइम होगा, और इसीलिए आज से ही इसको शुरू करना चाहिए। अब अगला जो 20 दिन और 25 दिन और 1 महीना मैक्सिमम आई थिंक जो टाइम है वो आपके करियर के लिए सबसे क्रूशियल टाइम है। एग्ज़ाम देने के बाद छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, और अब आप सारे यूनिवर्सिटी का पहले तो रजिस्ट्रेशन करिए जिन्होंने नहीं किया है, और आज ही रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की डेट कभी भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन पिछले 15 दिन या 1 महीने पहले से चल रही हैं, ठीक है। और कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, हर कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे यह आपको दिखाया भी था, DU के अलावा आपने IPU के बारे में है कि IPU में एक बार जो IPU की अपनी एग्ज़ाम होती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इससे जो सीटें बचेगी वही सीटें वो CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे। तो IPU में दो दो रास्ते हैं, बट पहले कौन सा रास्ता है, CET का। जो सीटें बचती हैं वही सीटें जो हैं आपको फिर CUET के थ्रू मिल पाएंगी। तो यहाँ पर अगर आपके DU में आपका जो कोर्सेस है मोस्टली आई थिंक कि बायोलॉजी वाले ग्रुप के कोर्सेस हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी जो है जनरल टेस्ट है या नहीं, ये चीज़ आप देखिए कि जो जो कोर्स की एलिजिबिलिटी है वो आपने भरा है या नहीं। मोस्टली जब भी आप काउंसलिंग के फॉर्म में, जब आप CSAS में चॉइस प्रेफरेंस भरोगे, जैसे ही आप कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करोगे, आपको उसकी एलिजिबिलिटी बता दी जाएगी कि इसमें ये सब्जेक्ट्स के स्कोर देखे जाएंगे, है ना। मान लीजिए आपने एक कोर्स चुना ABC, और इस कोर्स जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करोगे वहीं पर आपको जो है बताएगा, वेबसाइट में आपको आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, इसके लिए आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स के स्कोर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने वो सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स आपने दिए हैं तो आप उसको चुन सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से आप सब लोगों को बता रहा हूं, आप सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखिए कोर्सेस के बारे में। जितने भी मैंने आपको बताया था, जितने भी कोर्सेस हैं, एक है कि जिस कोर्स में आप एलिजिबल हो, और एक है जो आप करना चाहते हो, ठीक है। नॉर्मली ये दोनों, अगर जितने भी कोर्सेस में आप एलिजिबल हैं, आप उन सभी कोर्स को सेलेक्ट करिए काउंसलिंग में। जो आपके इंटरेस्ट का कोर्स है आप उसको ऑब्वियसली आप आगे रखेंगे, रैंकिंग में, प्रेफरेंस लिस्ट में उसको आगे रखेंगे।
लेकिन अगर कोई भी ऐसा कोर्स है, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, आप उसको जरूर भरिए। प्रेफरेंस लिस्ट में आप उसको पीछे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको भरिए जरूर, है ना। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में यह गड़बड़ी करी थी कि उन्होंने जो है 40 ऑप्शन ही भरे, 40 चॉइस ही भरे, 50 चॉइसेस भरे, है ना। कुछ ने तो 12-15 चॉइसेस ही भरे कि सर मुझे यही 12 कोर्सेस हैं जो मुझे करने हैं, मैंने उसको सिर्फ वही भरा है ना। यू नेवर नो कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। और कई बार आपको मान लीजिए वो कोर्स अलॉट ही नहीं हो पाया, इसीलिए आप चॉइसेस में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा भरें। जो आपके नीचे के, मान लो सपोज दैट आपने चॉइस में 1, 2, 3 और आपने यहाँ पर 7th नंबर का भरा, आपको सिर्फ यही 3 कोर्स में एडमिशन चाहिए, लेकिन आपको ये वाला अलॉट हो गया। आपके पास ऑप्शन तो है कि आप ऊपर जा सकते हो। डीयू में 5 राउंड काउंसलिंग होती है, जो सीट अलॉटमेंट है वो 5 राउंड में होगा, उसके बाद फिर स्पॉट राउंड भी होगा, है ना। नॉर्मली आपको कितने प्रेफरेंसेस भरने चाहिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो 250 से कम तो नहीं होना चाहिए, 200-250 मिनिमम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप और भी ज़्यादा आप भर सकते हो, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोर्सेस और कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट में भरेंगे। कॉलेज की लिस्ट सबके लिए लगभग सेम है। मैं आपको कॉलेज की लिस्ट बताऊंगा। जैसे सपोज दैट आपको मान लीजिए बीएससी आपको बॉटनी करना है, तो बीएससी बॉटनी करने के लिए आपके कॉलेज के जो लिस्ट होंगे उसमें आप पहला कॉलेज चुनेंगे और वहां पे बीएससी बॉटनी कोर्स चुनेंगे। फिर दूसरा जो कोर्स कॉलेज है उसमें सेम कोर्स को चुनेंगे, है ना। तो इस तरीके से करके लेट्स से कि यहां पर एक कॉलेज है, सपोज दैट सेंट स्टीफेन आपने चुना, और इसमें आपने अपना जो आपका पहला कोर्स है प्रेफरेंस लिस्ट में वो आपने इसमें डाला। फिर दूसरा कॉलेज आप चुनेंगे और उसमें सेम जो आपकी कोर्स है, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, उस कोर्स को डालेंगे। तो आप ये जो पार्ट है ये आपको करना है कि आप सब लोग मुझे कोर्सेस का जो है बताएं कि मैं कौन कौन से कोर्सेस हैं जो कि मैं करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं, है ना। ये सारे कोर्सेज और उससे मिलता जुलता जो भी कोर्स है वो सब मैं आपको बता दूंगा। ये सभी कोर्सेज में जो है आप अप्लाई करिए। तो काउंसलिंग सही से करने का आपको पहला जो रूल है कि बहुत ही फोकस के साथ करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, आराम से काउंसलिंग करना है और प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ही ध्यान से भरना है। कहीं पे भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझे मैसेज करिए। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस भरने हैं। तीसरा, अगर आप भर सकते हो तो अदर यूनिवर्सिटी के भी भरो जो दिल्ली में है, या अगर आपको जो भी अदर यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ आपने सोच रखा है एडमिशन लेने के, उन सभी अभी आएगा। आज से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा। उसी जगह जब आप लॉगिन करोगे, मैंने आपको बताया किधर बताया था, पहला स्टेप जो है आपको उसमें रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो दूसरा जो फेज है, दूसरा जो इसमें स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई होगी या फिर आज कल में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी जगह पर आपको आएगा ऑप्शन, आप अपने चॉइसेस भर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस सेशन के बाद एक बार जो कॉलेज के लिस्ट हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा। एक दो और चीज़ आप करना, आप सब लोग अपना स्कोर कार्ड मुझे भेज देना। और ये जो मैंने आपको बताया है कि आपको जितने भी कोर्सेस हैं जो आपके दिमाग में है, जो आपने अभी तक सोच रखा है, मुझे वो कोर्सेज भेज दीजिए। दैट मीन्स कि आपका स्कोर कार्ड और सर मुझे ये कोर्सेज मैंने सोच रखा है, इसके अलावा भी अगर कुछ है तो आप मुझे बताइए, हम उन सभी की काउंसलिंग करेंगे, या मुझे सिर्फ यही कोर्स चाहिए तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको कि जो आपको कोर्सेज करने हैं डीयू के और जो आपका स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे आपको और यूनिवर्सिटी भरना चाहिए नहीं या कितने कोर्सेज भरने चाहिए, उसके हिसाब से मैं आपको वो बता पाऊँगा। रिज़ल्ट आप सब लोगों ने अपना रिज़ल्ट जो भी है उसे अच्छा मानिए और अभी पूरे मन से काउंसलिंग की प्रोसेस करिए। डीयू में बहुत सारे सीटें होती हैं, जो भी आपका स्कोर है उसके बेसिस पे अगर आपने सही तरीके से काउंसलिंग किया तो
तो जो आप डिज़र्व कर रहे हैं, जो आपको मिल सकता है सबसे बेहतर कॉलेज, वो आपको मिलेगा। बहुत सारे, और ये बहुत सारे का मतलब है 20% स्टूडेंट्स लगभग ऐसे होते हैं जिनकी गलत काउंसलिंग की वजह से, जो इनफैक्ट मैं 20% कम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही होते हैं, तो गलत काउंसलिंग करने की वजह से वो डिज़र्व करते हैं वो उनको कॉलेज नहीं मिल पाता, है ना। पेशेंस रखना है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड तक जाती है काउंसलिंग, और इसमें आपके अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, जो भी आपके स्कोर के बेसिस पे जो सबसे बेस्ट हो पाएगा। तो आई थिंक आज की सेशन में अभी आपको क्या करना है, आपको मुझे अपना कोर्सेस बता दीजिए एक बार कि सर ये कोर्सेस है, और उन सब का मैं एक फाइल बना करके, और देन जो कॉलेजेज हैं या यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट कर रखा हो कि सर डीयू का या फिर जो अदर यूनिवर्सिटी जो भी आपको हैं, कॉलेज को यूनिवर्सिटी और कोर्सेज, वो मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिए आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे। फिर देन उसको हम लोग फर्दर जो है हम लोग देखेंगे कि और आपको जो भी सिमिलर कोर्सेज हैं वो हम बता पाएंगे। और अभी जो है प्रेफरेंस, मैं आजकल में जैसे ही प्रेफरेंसेस स्टार्ट होंगे, मैं आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट भी बना करके दे दूंगा कोर्सेज का कि कितने सारे कोर्सेज हैं और आप उसको कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक किसी को कुछ लास्ट कॉल है, अगर आपको कुछ और डाउट हैं, कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना है तो आप अभी पूछिए, हम लोग सेशन को लास्ट करेंगे फिर। सर आपके हिसाब से मतलब कि कितना टाइम लगेगा अभी लिस्ट आने में कॉलेज? लिस्ट आने में कॉलेज की कितना टाइम लगेगा? जी जी। कौन सा लिस्ट आप ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रेफरेंस फिलिंग कब से स्टार्ट होंगे? वो आज कल में हो जाएगा, है ना। कीप चेकिंग की आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है ना। तो अब बहुत क्योंकि रिजल्ट आ गए हैं ना, और ऐसे ही रिजल्ट डिले है। इनफैक्ट सारे यूनिवर्सिटी अपनी पूरी एकेडमिक कैलेंडर रिलीज कर चुकी है ना, कि किस तरह से हम अगस्त में अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, और रिजल्ट ही जुलाई के लास्ट तक आया है ना। और इनको अभी इतने सारे राउंड्स काउंसलिंग के करने हैं, ठीक है। तो हाँ, तो जल्दी से इसको भरेंगे सब लोग। एक मिनट में आ रहा हूँ। एक, तो और कुछ डाउट है? चलो आप सर सब, आपको वैसे इंग्लिश वाले से कौन से बेस्ट कॉलेज होंगे? इंग्लिश ऑनर्स के लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस होंगे डीयू के? जी। मैंने आपको लिस्ट भेज रखा है, सारे 30-35 कॉलेजेज की लिस्ट, है ना। वो मैं अभी आपको फिर से भेजूंगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। तो फिर हम लोग जो है कल मिलते हैं, ठीक है।